नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक में वी विल सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन प्लेन, और इन दिस केस वी कैन इवन से 3D प्लेन बिकॉज नाउ वी विल बी डीलिंग विद 3D. सो हम हमारे किसी भी वेक्टर के तीनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करेंगे, तीनों डायमेंशंस को कंसिडर करेंगे, द x डायमेंशन, द y डायमेंशन और द z डायमेंशन, और वी कैन से द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट डायमेंशन, मतलब जिस भी तरीके से हम कहना चाहें. बट द पॉइंट इज वी आर गोइंग टू कंसिडर ऑल द 3 डायमेंशन ऑफ द वेक्टर फॉर रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. नाउ अभी तक हमारी कार्टेशियन प्लेन में सिर्फ 2 ही एक्सिस हुआ करती थी, x एक्सिस एंड द y एक्सिस, जो 2 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती थी. बट सिंस नाउ ऑन विल बी हैविंग 3 डायमेंशंस, तो हमें हमारी कार्टेशियन प्लेन में भी एक और एक्सिस इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी टू रिप्रेजेंट द 3rd डायमेंशन. द फर्स्ट एक्सिस विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट डायमेंशन, second will represent the second dimension, and the third will represent the third dimension. So let us say the 3 axes would be x axis, y axis and the z axis. Now जब मैं अपनी कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगी तो मैं इन 3 एक्सिस को डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से अरेंज कर सकती हूं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि ये मेरी x एक्सिस होगी, ये मेरी y एक्सिस होगी एंड ये मेरी z एक्सिस होगी. ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ. दूसरा हो सकता है कि मैं कहूं ये मेरी x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी और ये z एक्सिस होगी. इसी तरीके से हम बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस इसके साथ कर सकते हैं. बट वी नीड टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड वे फॉर डिफाइनिंग द कार्टेशियन सिस्टम, अदरवाइज बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा. सो in our syllabus what we study is only a right handed Cartesian system. Once again हम अब तक जब भी डिस्कस करेंगे so we'll only discuss a right handed Cartesian system. हम सिर्फ इसी को पढ़ेंगे और इसी को फॉलो करेंगे. So now let us first define what is a right-handed Cartesian system. A right-handed Cartesian system is a Cartesian system जो right hand rule को follow करता है. अब यहाँ पे हम right hand rule कैसे लगाएं? तो what we'll do is हम हमारी 4 fingers को x axis के डायरेक्शन में straight करेंगे और उसे y axis की तरफ fold करेंगे. ऐसा करने में जो हमारे thumb का डायरेक्शन होगा वो z axis का डायरेक्शन होना चाहिए. अगर ये फॉलो होता है तो हमारा कार्टेशियन सिस्टम इज अ राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम और हम उसी को यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट यूज इट. सो इसे कहीं अप्लाई करके देखते हैं तो शायद अच्छे से समझ में आएगा. सो पहले हम इस वाले कार्टेशियन सिस्टम को यूज करते हैं जिसमें हमने कहा ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है. अब हमने क्या कहा था, हम हमारी 4 फिंगर्स को x एक्सिस के डायरेक्शन में स्ट्रेट या एक्सटेंड करेंगे. तो ये हमारी x एक्सिस थी, हमने इसमें हमारी 4 फिंगर्स को एक्सटेंड कर दिया और हम इसे y एक्सिस की तरफ रोटेट करेंगे. तो हमने इसे y एक्सिस की तरफ रोटेट किया. ऐसे करने में मेरे थंब का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, स्ट्रेट ऊपर, और मेरी z एक्सिस भी कहाँ है, स्ट्रेट ऊपर. सो थंब और z एक्सिस का डायरेक्शन सेम है. तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कि राइट हैंड रूल को फॉलो करता है और इसीलिए ये राइट हैंड कार्टेशियन सिस्टम है. इसी को मैं ड्रॉ करके बताती हूँ शायद आसानी से समझ आए. सो हमने क्या किया, हमने हमारी 4 फिंगर्स को x एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सटेंड करना था. तो हमने हमारी 4 फिंगर्स को x एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सटेंड किया और इसे हमें y एक्सिस की तरफ रोटेट करना है. 4 फिंगर्स को x एक्सिस की तरफ एक्सटेंड करो और y एक्सिस की तरफ रोटेट करो. ऐसे करने में अगर थंब का डायरेक्शन और z एक्सिस का डायरेक्शन सेम है तो उसे हम कहेंगे ये हमारा राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम है, और अगर नहीं है तो ये हमारा राइट हैंड कार्टेशियन सिस्टम नहीं है और हम इसे नहीं यूज करेंगे. लेट अस अप्लाई द सेम रूल हियर. वापस से राइट हैंड लो, 4 फिंगर्स को x एक्सिस की तरफ एक्सटेंड करो, हमने किया, रोटेट करो y एक्सिस की तरफ. ऐसा करने में मेरे थंब का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, बट z एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ. वंस अगेन x एक्सिस रोटेट किया y एक्सिस की तरफ, थंब का डायरेक्शन नीचे है बट z एक्सिस का डायरेक्शन तो ऊपर है, तो दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है.
तो ये हमारे राइट हैंडेड रूल को फॉलो नहीं करता, इसीलिए हमारा राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम नहीं है। जब भी हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा कार्टेशियन सिस्टम राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। अगर करता है तभी हम उसे यूज करेंगे। एंड राइट हैंड रूल से फिंगर्स को एक्स एक्सिस की तरफ एक्सटेंड करो, उन्हें वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करो। ऐसे करने में जो थंब का डायरेक्शन है वो ही जेड एक्सिस का डायरेक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम है और वो राइट हैंड रूल को फॉलो करता है, तभी हम उसे यूज करेंगे, नहीं तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। नाउ जब हमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ लिया है तो नाउ लेट अस ट्राई टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ऑन कार्टेशियन प्लेन। नाउ वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अ पोजीशन वेक्टर। So what we are going to study now is the concept of a position vector. और इसी के साथ साथ we can see how we can represent a vector on a 3D plane. Let us say I have a point P which is represented by xi cap plus y, j cap plus z, k cap. Where I cap is a unit vector in direction of x axis, j cap is a unit vector in the direction of y axis, and k cap is a unit vector in direction of z axis. So what I can say is इस वेक्टर का x axis में जो कंपोनेंट है वो है x, y axis में जो कंपोनेंट है वो है y, और z axis में जो कंपोनेंट है वो है z. So पहले हम इस पॉइंट को 3D प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं. So let us first draw our Cartesian plane. So ये हमारी Cartesian plane है, ये x axis, ये y axis और ये z axis. The first thing which we will check here is whether it is a right-handed Cartesian system or not. What was the rule? Extend fingers in direction of x axis, rotate towards y axis, thumb भी ऊपर, z axis भी ऊपर. So this is a right-handed Cartesian system. Now the second thing we will do is we will represent P on this plane. So this is point P here, जिसके coordinates हैं x, y और z. This is our point P with coordinates x, y and z. इसे हमने यहाँ represent किया. Now what I am doing is, ये हमारा origin है O, मैं O और P को ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर बनाती हूं OP वेक्टर. सो दिस इज माय OP वेक्टर. यहां पे OP वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, बिकॉज OP वेक्टर क्या है? ये P की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन कर रहा है. तो इसलिए हम इस वेक्टर OP वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर which determines the position of P with respect to O. So I can write OP vector in this case is a position vector which determines position of P, that is this point XYZ, with respect to origin which is 0, 0, 0. और इस OP वेक्टर के लिए इनिशियल पॉइंट होगा ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट वुड बी P वेक्टर. नाउ अब हमें इस वेक्टर OP वेक्टर के लिए दो चीजें डिटरमाइन करनी होगी, लेंथ एंड इट्स डायरेक्शन. बिकॉज किसी भी वेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए होती है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन. सो पहले लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस OP वेक्टर. डायरेक्शन के लिए लेट अस अज्यूम दैट सिंस दिस पॉइंट इज इन अ 3D, तो ये x, y और z एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बनाता ही होगा. तो लेट अस से ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं अल्फा
वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम कहते हैं बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा हम उसे कहते हैं गामा। अब इस अल्फा बीटा और गामा के रिस्पेक्ट से हम उसका डायरेक्शन तो डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ओपी वेक्टर। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस ओपी वेक्टर 3D में। सो समझने के लिए लेट अस यूज दिस क्यूबॉइड फॉर नाउ। आई से इसमें ये जो इस क्यूबॉइड की एजेस है ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। लेट अस से ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड दिस पॉइंट P इज द अदर कॉर्नर ऑफ दिस क्यूबॉइड। सो ये मेरा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये मेरा पॉइंट P है। सो इस केस में ये OP वेक्टर क्या होगा, ये इस क्यूबॉइड की डायगोनल होगी, which will be joining both the two corners, one is the origin and one is the P vector. So इससे हम हमारा OP वेक्टर बना सकते हैं, और हमें इस OP वेक्टर की लेंथ पता करनी है। और हमारे पास क्या है, हमको पता है कि ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है x, y एक्सिस में कंपोनेंट है y, z एक्सिस में कंपोनेंट है z, बिकॉज ये हमको दिया गया है P is xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। दैट इज P का जो ये कॉर्नर है हमारे क्यूबॉइड का और ये ओरिजिन है, x एक्सिस में कंपोनेंट है x, y एक्सिस में कंपोनेंट है y और z एक्सिस में कंपोनेंट है z। तो लेट अस फर्स्ट विजुअलाइज दिस पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड ड्रॉ करती हूँ जिससे हम ये सब कुछ बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ क्यूबॉइड हियर। आई होप सभी को समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये पॉइंट P लिया एक्स वाई जेड, हमने एक पोजीशन वेक्टर डिटरमाइन किया OP वेक्टर जो कि इस पॉइंट P की पोजीशन बताता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस OP वेक्टर, और उसी को डिराइव करने के लिए हम एक क्यूबॉइड बना रहे ताकि हम इस पूरी सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। दैट इज व्हाट आई एम ड्रॉइंग नाउ। इसी पूरी सिचुएशन को मैंने यहां पे ड्रॉ भी कर दिया है। इस केस में ये जो पॉइंट था जो हमारा ओरिजिन था वो अब यहां पर हमारा ओरिजिन है O, जो x एक्सिस पे लेंथ थी x वो अब यहां पे इस पॉइंट A से रिप्रेजेंट होती है। सो अगर मैंने x एक्सिस पे ये पॉइंट A लिया तो दिस इज OA, which in this case is this length, x axis का component, which we know is x, ये y axis का component। so अगर ये y axis को intersect करता है B पे तो we know y axis पे जो component होगा वो होगा y। तो let us say ये y axis को intersect करता है किसी point B पे, और z axis पे जो component होगा वो होगा लेट अस से ये z एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट C पे, तो z एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा z। नाउ हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इस डायगोनल OP की लेंथ, विच इन दिस केस इज दिस वेक्टर OP। हमें इसकी लेंथ पता करनी है।
नाउ अब हम इस पॉइंट P से एक्स वाई जेड एक्सिस पे एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सो जब हमने P से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर होगा, सॉरी वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर कुछ ऐसी होगी और एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसी। लेटस से ये पॉइंट है N। हमने इस क्यूबॉइड के इस वाले एज को वर्टेक्स को बोला कि लेटस से दिस पॉइंट इज N। और हमने क्या किया, हमने P से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप की, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप की और z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की। और हमें पता है कि हमारे इस क्यूबॉइड के हिसाब से ये x एक्सिस which in this case is OA is equals to x, OB is equals to y and OC is equals to z और हमें पता करना है OP की लेंथ। नाउ ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है P से x एक्सिस पे, सो आई कैन से दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ये जो एंगल है OAP वो होगा 90 डिग्री। इसी सिचुएशन को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये होगा O हमारा ओरिजिन, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट P और ये एंगल है 90 डिग्री। वेयर OP का लेंथ है मॉड ऑफ R वेक्टर, OA हमको पता है इज इक्वल्स टू x, that is the x component of P and AP we have to find, we don't know. So Pythagoras theorem apply करके मैं यहां लिख सकती हूं mod of R square is equals to x square plus AP square. So हमें पता करना है अब AP की लेंथ। Now let us consider this triangle APN. So इस ट्रायंगल को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा A P N and it is A P N and it is right angled at N. यहां AN is going to be equals to OB which is equals to Y. Once again AN is equals to OB because यह एक पैरेललोग्राम भी होगा which is equals to Y. And similarly PN OC के बराबर होगी which is equals to Z. तो जब मैं यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी तो what I'll have is AP square would be equals to AN square plus PN square. वो जो क्या होगा which would be equal to Y square प्लस जेड स्क्वेयर। सो एपी की वैल्यू जब मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगी, लेट अस से ये 1 है इक्वेशन और ये 2 है, तो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एपी इन फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 मुझे क्या मिलेगा, आर स्क्वेयर और मॉड ऑफ आर वेक्टर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर which is equals to और mod of R is equals to under root of x square plus y square plus z square. So हमें OP वेक्टर की लेंथ पता चल गई which we have derived is under root of x square plus y square plus z square. We have found what? We have found that the length of this OP vector is x square plus y square plus z square under root. तो हमें इस OP वेक्टर का लेंथ तो पता चल गया. What we have to now find is
दिस एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा, बिकॉज इसी के रिस्पेक्ट में हम इस एंगल इस वेक्टर का डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस सी दिस ट्रायंगल OAP। हमने देखा इस ट्रायंगल OAP में एंगल OAP तो 90 डिग्री है, बिकॉज दिस PA इज द परपेंडिकुलर जो हमने x एक्सिस पे ड्रॉ की है, और हमने कहा था P मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द x एक्सिस, सो एंगल POA इज इक्वल्स टू अल्फा। इसी को जब हम इस वाले ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करेंगे तो व्हाट वी हैव इज एंगल POA इज अल्फा, दैट इज दिस एंगल इज इक्वल्स टू अल्फा। यहां से मैं क्या लिख सकती हूं, यहां से मैं लिख सकती हूं x वुड बी इक्वल टू, इस ट्रायंगल से आई कैन राइट x इज इक्वल टू r इंटू कॉस ऑफ अल्फा। सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करूं CP, और लेट्स से दिस पॉइंट इज सम M, तो अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूं CPM, तो यहां से आई कैन इवन डिराइव y वुड बी इक्वल टू r cos ऑफ बीटा। और अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूं PNB, तो यहां से व्हाट आई डिराइव इज z इज इक्वल्स टू r cos गामा। सो अब हमारे पास cos अल्फा, बीटा और cos गामा की वैल्यूज डिटरमाइन करने के लिए तीन रिलेशन आ गए। x इज इक्वल टू r cos अल्फा, y है r cos बीटा के बराबर, और z है r cos गामा के बराबर। और r की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो मेरा OP वेक्टर जो अभी इक्वल था xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप के इक्वल, वेर x, y एंड z are the components on x axis, y axis and z axis, मैं इसे लिख सकती हूं r cos alpha into I cap प्लस r cos beta into j cap प्लस r cos gamma into k cap। यहां से हमने डिटरमाइन की थी x, y और z की वैल्यूज, इसी को हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। मैं इसी इक्वेशन में से r को कॉमन निकाल सकती हूं, तो मुझे क्या मिलेगा r इंटू कॉस अल्फा इंटू आई कैप प्लस कॉस बीटा इंटू जे कैप इंटू कॉस गामा इंटू के कैप। I can write OP vector even in this way. So this representation of OP vector as r into cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos k gamma k cap is even termed as component representation of a vector. Component representation of a vector, जहां पे x एक्सिस का कंपोनेंट है x I कैप विच इज इक्वल टू r इंटू कॉस अल्फा, y एक्सिस का कंपोनेंट है r cos बीटा और z एक्सिस का कंपोनेंट है r इंटू कॉस गामा। सो हमने स्टार्ट किया था विथ द पोजिशन वेक्टर, जहां हमने एक पॉइंट P लिया था हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की थी उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी अज्यूम्ड इट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद x एक्सिस, बीटा विद y एक्सिस एंड गामा विद z एक्सिस। सो हमें मिला था OP वेक्टर। जब हमने OP वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट की तो हमें क्या पता चला, OP वेक्टर की लेंथ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। फिर हमने cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की, एंड वी डिराइव दीस थ्री रिलेशन, दैट इज x इक्वल्स टू r cos अल्फा, y इज इक्वल्स टू r cos बीटा एंड z इक्वल्स टू r cos गामा। इन्हीं वैल्यूज को हमने हमारी इनिशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और हमने OP वेक्टर को इस तरीके से लिखा, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज इवन कॉल्ड कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। सो
हमने देखा पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट हमने देखा कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर का कॉन्सेप्ट, और तीसरा हमने देखा कि हम किसी भी पोजीशन वेक्टर की लेंथ किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ दिस कंप्लीट्स अवर पोजीशन वेक्टर का टॉपिक, और इसके बाद हम देखते हैं हम किस तरीके से यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर, और हम किस तरीके से किसी भी वेक्टर के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो लेट अस से कि मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 8। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। नो, अगर मुझे इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो बाय डेफिनेशन एज अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। सो मुझे यहां से एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, लेकिन मुझे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब उसका डायरेक्शन तो ए वेक्टर जैसा ही होगा बट उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 8 तो मैं क्या करूंगी, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैं इस लेंथ को 1/8 टाइम्स रिड्यूस कर दूंगी। अगर मैंने इस लेंथ को 1/8 टाइम्स रिड्यूस कर दिया तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका डायरेक्शन तो ए वेक्टर जैसा ही होगा बट जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो व्हाट वी डू इज हम इसी लेंथ को 8 टाइम रिड्यूस कर देते हैं एंड वी ड्रॉ वन मोर वेक्टर whose magnitude is 1। हमने देखा था कि यूनिट वेक्टर को हम हमेशा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है इसे मैं लिख सकती हूं ए कैप। सो दिस इज माय यूनिट वेक्टर फॉर ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसका डायरेक्शन इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड विच इज रिप्रेजेंटेड ए कैप। अगर इसी को मैं जनरलाइज करूं, अभी मैंने क्या किया, मैंने अपने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखा एंड आई फाउंड कि उसका मैग्नीट्यूड 8 है। मुझे इसी में से जब यूनिट वेक्टर डिराइव करना था तो मैंने इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से, दैट इज इसी वेक्टर को मैंने 1/8 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, श्रिंक कर दिया, उसकी लेंथ को 1/8 टाइम्स कर दिया। तो मुझे एक वेक्टर मिला जिसका डायरेक्शन तो सेम है ए वेक्टर जितना बट जिसका मैग्नीट्यूड 1/8 टाइम्स था विच इज इक्वल्स टू ऑफ ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 1। तो सिमिलरली अगर हमारे पास कोई आर्बिट्ररी वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर पता करना है, हमें इसका यूनिट वेक्टर पता करना है, हमारे पास ए वेक्टर, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट इज ए कैप। तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसी ए वेक्टर को इसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दूंगी, दैट इज मैं इसी वेक्टर की लेंथ को इसके मॉड्यूलस से डिवाइड करके 1 यूनिट लेंथ बना दूंगी। तो मेरे पास एक वेक्टर मिलेगा जिसका डायरेक्शन तो ए वेक्टर जैसा ही रहेगा लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का 1/8 हो 1/mod a टाइम्स हो जाएगा। वो यही चीज हमने यही की, लेट अस अप्लाई हियर इसी कॉन्सेप्ट को। हमारे पास ए वेक्टर था, लेट अस से 8 टाइम्स आई कैप where I is the direction, I cap is the direction, मतलब ये वेक्टर पूरा x एक्सिस के अलोंग है और इसका मैग्नीट्यूड है 8। अब मुझसे इससे एक कैप बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इसी वेक्टर को डिवाइड करूंगी मॉड ऑफ 8 आई कैप से, मॉड ऑफ ए वेक्टर से। सो मुझे मिलेगा आई कैप बिकॉज 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा। तो हम को जब भी किसी यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है किसी वेक्टर में से, तो हम उस वेक्टर को उसी के मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये था यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका। नाउ इसी में एक स्पेशल केस देखते हैं, नॉट एग्जैक्टली स्पेशल केस, बेसिकली हम आई कैप, जे कैप और के कैप की डेफिनेशन एक बार डिफाइन करना चाहते हैं। तो लेट अस से मेरे पास 3 वेक्टर्स है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी जेड एक्सिस है। हमने इस वक्त भी राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम ही फॉलो किया है
ये भी राइट हैंड रूल को फॉलो करेगा। जल्दी से आप फॉलो करके देख लीजिए वेरी क्विकली, तो हमारा एक रिवीजन भी हो जाएगा। क्या करना है, 4 फिंगर्स को एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट करिए, वाई एक्सिस की तरफ, थंब जेड एक्सिस की तरफ। दिस इज अ राइट हैंड सिस्टम। नाउ यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट कौन से हैं? एक तो है ए वेक्टर, एक्चुअली 3 पॉइंट्स हैं, 3 वेक्टर है। ए वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 0 0, दूसरा है बी वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 1 0, और तीसरा है सी वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 0 1। जब इन 3 वेक्टर्स को यहां प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट विल गेट ए वेक्टर यहां पे, एंड दिस पॉइंट वुड बी 0 1 0 0। वाई एक्सिस पे मिलेगा हमें बी वेक्टर विच वुड बी 0 1 0, एंड जेड एक्सिस पे मिलेगा हमें सी वेक्टर विच वुड बी 0 0 1। अब हम देखें हमारे पोजीशन वेक्टर ओए वेक्टर को, तो इट इज गोइंग टू बी 1 इंटू आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू आई कैप, और यहां मॉड ऑफ ओए निकालेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 1। सो ओए इज व्हाट? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली हमारा ओबी वेक्टर लिखेंगे तो वो होगा 1 इंटू जे कैप, और ओसी वेक्टर होगा 1 इंटू के कैप। सो यहाँ पे ए बी और सी क्या है? ओ इज आई कैप, ओ बी इज जे कैप, एंड ओ सी इज के कैप। दैट इज 1 0 0। ये जो वेक्टर है ओ ए वेक्टर, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे वेक्टर आई कैप को। एंड व्हाट इज आई कैप? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। Similarly, OB vector, that is 0 1 0, represents unit vector in the direction of y-axis, and 0 0 1, that is C vector, represents a unit vector in the direction of z-axis. So this is I cap, this is j cap, and this is k cap. तो हमने पता किया यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ x axis, y axis and z axis. So let us revise. हमने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग से अभी तक क्या क्या देखा? हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, कि हम वेक्टर्स और 3D को कहाँ यूज करते हैं। वी हैव इनफाइनाइट एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स इन 3D बिकॉज ये हर जगह यूज होता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इन 3D, और वेक्टर्स भी हम मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे यूज करते ही है। फिर हमने देखा स्केलर्स। स्केलर्स वो क्वांटिटी है जिनको सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगता है, बट स्केलर्स के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है। उसके बाद हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हमने देखा जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ये सब कुछ हमने देखा। हमने देखा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। फिर हमने किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया कि अगर एक पॉइंट P है तो हमने OP वेक्टर को कहा कि ये पोजीशन वेक्टर है जो P पॉइंट की पोजीशन O वेक्टर O ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पता करता है। फिर हमने उसी OP वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश की। उसी के रिस्पेक्ट में हमने कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर डिफाइन करने की कोशिश की। फिर हमने देखा व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस, हमने देखा व्हाट इज डायरेक्शन रेशियोज, और उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से एक यूनिट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने आज के लेक्चर में कवर किए। कल हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और बाकी सारे ऑपरेशन वेक्टर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को भी डिस्कस करेंगे, जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था और कहा था कि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर होने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वेक्टर्स पे, सो दैट हमें इसी टॉपिक पे ज्यादा कंफर्ट लेवल आ सके। सो हम हमारा आज का टॉपिक यही एंड करते हैं और वील बिगिन अवर टुमारोज लेक्चर यहीं से, एंड वील डिस्कस ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स।